Hello students, welcome in our geography class. Today we are going to continue our 10th chapter, World Transport and Communication. And our today's topic is Ocean Waterways. So today we are going to discuss about the oceanic waterways of the world. Students, the oceans present such routes which may be directed in all the direction and require no maintenance. हम सभी जानते हैं वाटर रूट एक ऐसा सिस्टम है जिसके लिए किसी भी तरीके का वे डेवलप करने की जरूरत नहीं होती है, राइट? किसी भी तरीके का रूट नहीं बनाना पड़ता, कुछ मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है. ओनली द सी ट्रांसपोर्ट ऑफ हेवी मटेरियल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर इज कंपैरेटिवली वेरी चीपर देन द लैंड एंड देन द वाटर एयर ट्रांसपोर्ट. इवन अगर हमें बहुत ही हैवी मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पर लॉन्ग डिस्टेंस पर पहुंचाना है तो ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट काफी अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू लैंड एंड एयर, राइट? So here a brief description given about the major oceanic waterways of the world. So let's begin with the North Atlantic route. It is the busiest ocean waterways of the world. North Atlantic route जो कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच का है, ये वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट रूट है वाटरवे का, राइट? इट कनेक्ट्स the West European countries to the North American, means USA and Canadian area. See, ये जो डार्क ब्लैकिश कलर वाला हिस्सा है ये है नॉर्थ अटलांटिक वाटरवे एंड दिस इज द बिजिएस्ट रूट एवर इन कंपैरिजन टू अदर्स. हम फिर आएंगे इस मैप पे. इट अप्रोक्सीमेटली 1/4 पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड. जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है वाटरवेज के जरिए, इसका 1/4 हिस्सा इंटायर यानी कि टोटल 100% का 25% हिस्सा अकेला यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज में लिया जाता है. और पूरे वर्ल्ड में जितनी भी शिप्स सेल होती हैं उसकी 25% शिप्स वर्ल्ड की इस अकेले ओशनिक रूट पे सेल होती है. आउट ऑफ 50 लार्ज सी पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड 30 आर इन दिस. और एक और बड़ी खासियत यह है कि वर्ल्ड के 50 बड़े पोर्ट में 30 बड़े सी पोर्ट्स इसी ओशनिक रूट में, इसी वाले एरिया में सिचुएटेड है. These are some of the characteristics of the North Atlantic route. Now second, the Mediterranean Sea and the Indian Ocean waterways. कौन सा है आइए दिखाते हैं आपको. ये है मेडिटेरियन सी वाला, ये सेकंड. यहाँ से अटलांटिक ओशन से होते हुए मेडिटेरियन सी होते हुए रेड सी कनेक्ट होते हुए और उसके बाद ये सीधे अरेबियन सी होते हुए इंडियन ओशियन, फिर इंडियन ओशियन से ये पैसिफिक ओशियन की तरफ चला जाता है. तो दिस इज द सेकेंड रूट ऑफ द वाटर रूट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रेडिंग रूट ऑफ द वर्ल्ड एंड इट गोज थ्रू द मिडल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. वैसे तो ये सबसे बड़ा ट्रेडिंग रूट है ओशनिक और ये मिडल पार्ट से जाता है वर्ल्ड के, एंड इट सर्व्स द बिगेस्ट लैंड पार्ट एंड द मैक्सिमम पॉपुलेशन. और ये ज्यादा बड़ा लैंड एरिया कनेक्ट करता है और ज्यादातर पॉपुलेशन के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड कराता है. तो दिस वाटरवे सर्व्स अप्रोक्सीमेटली 70% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड. अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें कि कितने लोगों के लिए ये बेनिफिशियल है, तो लगभग वर्ल्ड का 70% पॉपुलेशन इस वाटर रूट के द्वारा बेनिफिशियल है. तो दिस रूट पासेस थ्रू द एरिया कॉल्ड हर्टलैंड. ये रूट वहां से पास होता है जिसे हर्टलैंड कहा जाता है, ठीक है? एंशिएंट वर्ल्ड के समय पे ये हर्टलैंड कहलाता था. एंड इट कनेक्ट्स द इंडस्ट्रियल कंट्रीज ऑफ द वेस्टर्न यूरोप टू द ईस्टर्न अफ्रीकन, साउथ एशियन एंड ऑस्ट्रेलियन वाया मेडिटेरियन सी, रेड सी, इंडियन ओशियन. तो ये रूट अटलांटिक ओशियन से होता हुआ मेडिटेरियन सी, रेड सी और इंडियन ओशियन तक जाता है. यानी कि ये यूरोप को, ईस्टर्न अफ्रीकन नेशन को, साउथ एशिया को और ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट करने वाला सबसे लॉन्गेस्ट ओशनिक रूट है. एंड इट जॉइंस द कमर्शियल फार्मिंग ऑफ न्यूजीलैंड एज वेल. जो कमर्शियल फार्मिंग एरियाज हैं न्यूजीलैंड के, एनिमल हस्बेंड्री वाले एरिया जो है इकोनॉमीज, उनको भी ज्वाइन करता है. तो बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सूज कैनल दिस रूट कनेक्टेड लिवरपूल एंड कोलंबो which was 6400 kilometer long than the
स्वेज कैनल के बनने से पहले ये कोलंबो को भी ज्वाइन करता था, जो कि 6400 लिवरपूल और कोलंबो के बीच का जो दूरी 6400 किलोमीटर ज्यादा था। फिर ड्यू टू द प्रॉस्पेरियस नेचुरल रिसोर्सेज, अब ये इतना लंबा कनेक्टिविटी क्यों है? क्योंकि इन पूरे एरिया में ये प्रॉस्पेरियस नेचुरल रिसोर्सेज वाले एरिया काउंट होते हैं। यहाँ गोल्ड, डायमंड, कॉपर, टिन, ग्राउंडनट, टी, कॉटन, कॉफी, रबर, शुगर, फ्रूट्स, इन सब की परचेजिंग सेलिंग होती है, इन सब का ट्रेड होता है। एंड द क्वालिटी ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अफ्रीका इज इंक्रीजिंग। पोर्ट सईद, पोर्ट अदन, मुंबई पोर्ट, कोचीन, कोलंबो जो कि श्रीलंका में है, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में, ये सारे मेजर पोर्ट्स हैं इस लॉन्गेस्ट रूट के बीच में, जो कि इस पूरे वाटरवे को कनेक्ट करते हैं। देन थर्ड वन इज केप ऑफ गुड होप। Across the Atlantic Ocean, it is an important sea route and it connects Western European and Western African countries to Brazil, Argentina, Uruguay in South America. So due to the limited development and scarce population of South America and Africa, the traffic on this route is less as compared to the Northern Atlantic route. ये देखो, हम जिस रूट की बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, और इस रूट में जो ट्रैफिक है इसके कंपैरिजन में कम है, क्योंकि यहाँ अमेज़न बेसिन, ठीक है, और ये डेजर्ट, और इसकी वजह से पॉपुलेशन कवर कम, तो नेसेसिटी भी वाटरवेज की कम है, राइट? द शिप्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप पास थ्रू द केप वर्डे आइलैंड, मेकिंग अ बिग सर्कल एंड रीच द केप ऑफ गुड होप एंड इन द साउथ अफ्रीका। So here this is a Cape Town harbor. यहाँ पर एक केप टाउन हार्बर है। The ships going to Indonesia from here comes in the way of Great Circle. ठीक है, इस ग्रेट सर्कल से होते हुए शिप्स जो हैं इस तरफ पहुंचती हैं, देखो like that, और ऐसे पूरा ये ग्रेट सर्कल बनाता है, ठीक है। The route from Cape Town to Australia and New Zealand is a bit north of the Great Circle, so that storms and glaciers do not come in the way of the ships. North में ही है सारा रूट, क्योंकि 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री लैटिट्यूड, 40, 50, 60 वाला हिस्सा है जहाँ पर हेवी स्टॉर्म्स आते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में। क्यों आते हैं स्टॉर्म्स? क्योंकि यहाँ पर लैंड एरिया कम है, तो वाटर पर जो विंड चलती है वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और बहुत ही तेज रफ्तार से चलती है। तो ये जो रूट है साउदर्न हेमिस्फीयर में वो थोड़ा सा ऊपर ही है, राइट? तो ऑन द रूट देयर आर पोर्ट्स ऑफ, जो मेजर पोर्ट्स हैं इस रूट पे वो है केप टाउन, पोर्ट एलिजाबेथ, एडिलेड, मेलबर्न, सिडनी एटसेट्रा, टू गेट फ्यूल फॉर द शिप्स, ताकि बीच में जरूरत पड़े तो शिप्स को फ्यूल वगैरह मिलता रहे। Now the fourth one is Southern Atlantic Waterways. ये वाटरवे रियो दी जनेरियो, जो कि अर्लियर कैपिटल थी ब्राजील की, वहां से शुरू होता है। The ships go to the Eastern Africa, then Asia, then Australia via Cape Town, and in South America as well. There are dense forests like Amazon basin, the plateau of Brazil, and the vast pastures and the fertile agricultural region like Pampas. And also it covered the regions of minerals wealth like Andes, wheat, maize, wood, leather, meat, coffee, cotton, tobacco, sugar, machines, iron, steel, minerals. These are the things which are exported from the ports of Rio de Janeiro, Santiago, Buenos Aires, Bahia Blanca, etc. These are some of the important port area lies in the Southern Atlantic waterways route. All right, now the fifth one is Caribbean Bay Sea route. The exchange of goods take place between the coastal countries and the coastal countries of Caribbean Sea, and that is Colombia, Venezuela, Trinidad, Guyana, Suriname. ये कुछ ऐसी कोस्टल कंट्रीज हैं जिनके बीच में इस कैरिबियन बे सी रूट से ट्रेड होता है। वेस्टर्न आइलैंड ग्रुप ऑफ कोस्टल कंट्रीज ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड यूएसए, राइट, थ्रू दिस रूट।
तो इट इज अ स्मॉल डिस्टेंस सी रूट, बहुत ही कम एरिया कैप्चर करता है, तो बहुत छोटा रूट है, विच कंबाइंस द गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड द हार्बर्स ऑफ द कैरिबियन सी। ये सब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का जो लैटिन अमेरिका पार्ट है वहाँ की बात हो रही है। तो ऑन दिस रूट मेनली, ये रूट क्यों यूज किया जाता है, मेनली शुगर, कोकोनट, कॉफी, बनाना, वेजिटेबल, हार्डवुड, पेट्रोलियम, आयरन ओर और बॉक्साइट के ट्रांसपोर्टेशन की। ये एक्सपोर्ट होते हैं नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका और पनामा कैनल के जरिए, राइट। एंड देन द पैसिफिक ओशियन वाटरवे। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन। पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है सभी ओशियंस में। इट इज स्प्रेड ऑन 12% ऑफ एरिया ऑफ द सरफेस, अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पर 12% हिस्सा अकेले ये पैसिफिक ओशियन कवर करता है। लेकिन इतना बड़ा ओशनिक एरिया होने के बावजूद ये ट्रेड के लिए, ट्रेड ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा यूज नहीं होता। रीजन, फर्स्ट द मेन इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर ऑन द यूरोपियन एंड अमेरिकन अटलांटिक ओशन। पहला कारण तो यह है कि ज्यादातर इंडस्ट्रियल रीजन ही नहीं है इस वाले एरिया में, सभी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन अटलांटिक कोस्टल एरिया में है जो कि यूरोप और अमेरिका के बीच में है। और दूसरा, देयर आर नो सच आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन हैविंग ट्रेड इंपॉर्टेंस। या फिर ऐसा सेकेंड रीजन ये है कि ऐसा कोई आइलैंड ग्रुप ही नहीं है जिसका अपना एक ट्रेड इंपॉर्टेंस, एक्सेप्ट जापान। जापान जरूर है यहाँ। अलॉन्ग विद दिस, एक्सेप्ट जापान, द वेस्टर्न पार्ट देयर इज नो इंडस्ट्री बेस्ड developed country, and in the eastern part also all other are the developing countries except the USA and Canada। कनाडा और यूएसए को छोड़कर के बाकी सभी वेस्टर्न पार्ट में भी डेवलपिंग नेशंस है। So the main waterways passes through the Honolulu port of the Hawaii Island in the middle of the North Pacific Ocean। North Pacific Ocean पर होनोलुलु पोर्ट है हवाई आइलैंड पर। ये एक मेजर एरिया है जहाँ से ट्रेडिंग कैरी ऑन होती है। The ships of North and South America reach directly to Honolulu and then passing the Panama। So from here, this waterway divides into two waterways। पहला डिवाइड हो जाता है नॉर्दर्न रूट की तरफ जो कि जापान, चाइना, फिलीपींस और इंडोनेशिया जाता है, और दूसरा सेपरेट हो जाता है साउदर्न रूट की तरफ जहाँ से शिप्स सेल होती हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साइड में। कुछ हार्बर्स भी हैं नॉर्थ अमेरिका, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, सियाटल, पोर्टलैंड, वैंकूवर और प्रिंस रूपर्ट, ये कुछ हार्बर्स हैं जो कि इस रूट पे सिचुएटेड है। अब दो कैनल सिस्टम जो कि इन सभी वाटरवेज को ज्वाइन करके एक लॉन्ग जर्नी प्रोवाइड कराते हैं और एक कनेक्टिविटी बनाते हैं। इनमें एक इम्पॉर्टेंट कैनल है सुएज कैनल जो कि स्टैब्लिश्ड है इजिप्ट में रेड सी पर। ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जिसने मेडिटेरियन सी को और रेड सी को कनेक्ट किया हुआ है। तो द प्लान ऑफ सूज कैनल स्टार्टेड इन द ईयर 1859 अंडर द डायरेक्शन ऑफ इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेस्प। इनके दिशा निर्देशन में इस कैनल का एक प्लान, एक डायरेक्शन शुरू हुआ ऑफ द फ्रेंच एम्बेसी लोकेटेड एट अलेक्जेंड्रिया, क्योंकि फ्रेंच एम्बेसी थी अलेक्जेंड्रिया में लोकेटेड थी इजिप्ट में। So the canal was inaugurated in 1869। 1859 में प्लान शुरू हुआ, 10 साल लगे, 1869 में इनोग्रेशन हो गया, और जो कैनल की पूरी लंबाई चौड़ाई थी 162 किलोमीटर लेंथ, width is average 60 meter and depth is nearly 10 meter। The Egyptian government nationalized it in 1956। 1956 में जाकर के इजिप्टियन गवर्नमेंट ने इस सुएज कैनल को नेशनलाइज किया। देखो ये है मेडिटेरियन सी वाला हिस्सा, पोर्ट सईद होते हुए ये सुएज कैनल इस तरीके से वाटरवे डेवलप करती है ऐसे, और ये कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी को इंडियन ओशियन से, राइट। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसने इसको अप्रूवल किया था नेशनलाइजेशन के तौर पर 1967 में, और अप्रोक्सीमेटली डेली 100 शिप्स सेल होते हैं इस कैनल में डेली। तो इट प्रोवाइड्स अ न्यू एंट्रेंस रूट टू यूरोप। इसने एक नया एंट्रेंस रूट दिया है यूरोप को और इंडियन ओशियन को आपस में कनेक्ट करके। अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर इज सेव्ड बाय द डायरेक्ट सीवेज बिटवीन द लिवरपूल एंड द कोलंबो और लिवरपूल के बीच में एक डायरेक्टली लिंक
क्रिएट हो गया है। सो एज कम्पेयर टू द केप ऑफ गुड होप रूट, जो केप ऑफ गुड होप रूट था उससे 1600 किलोमीटर कम यात्रा करनी पड़ती है यूरोप जाने के लिए इंडियन ओशियन से होते हुए। तो अलोंग दिस रूट, इस कैनल रूट को और भी ज्यादा प्रॉस्पेरियस बना दिया गया है रेल रूट के एस्टेब्लिशमेंट, जो कि स्वेज कैनल के पैरेलली रन होता है। फ्रॉम इस्लामिया अ ब्रांच गोज टू कायरो। The navigable freshwater canal from the river Nile also meets the Suez Canal in Islamia. इतना ही नहीं, एक navigable freshwater canal river Nile से होते हुए Suez Canal को इस्लामिया में ज्वाइन करती है, जिससे एक इनलैंड नेविगेशन भी डेवलप हो चुका है अफ्रीका में। With its construction, the goods become cheap, और इसके कंस्ट्रक्शन के कारण ही सामान सस्ते हो गए हैं, क्योंकि ट्रेड इम्पोर्टेंस जो है ईस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज में काफी ज्यादा अच्छा हो गया है, जिससे ट्रेड को ग्रोथ मिली। तो बाय दिस कैनल द लॉन्गेस्ट सी रूट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच गोज फ्रॉम द अटलांटिक ओशन टू मेडिटेरियन सी एंड वाया सुएज कैनल, इट गोज टिल द नॉर्दर्न पोर्ट ऑफ द इंडियन एंड इट इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ वेस्ट यूरोप मेडिटेरियन सी इंडियन ओशन। इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो द शिप्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका and Europe to the Asian countries like Saudi Arabia, Iraq, Iran, Pakistan, India, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Singapore, Indonesia, China and Japan. This all are connected or passed by the Suez Canal route. Now, the other canal system, Panama. This canal connects the Atlantic Ocean in the east to the Pacific in the west. Panama Canal between the North America and the South America was inaugurated on 15th August 1914. Inauguration हुआ था इसका 15th August 1914 में। यहाँ से इसने काम करना शुरू किया। हालांकि जो आइडिया था पनामा कैनल बनाने का, ये 16th सेंचुरी में ही आ चुका था, लेकिन इसे बहुत लंबा समय लगा इम्प्लीमेंटेशन में। वजह, रीजन was that the land of Panama was mountainous. And to remove its obstacles, it's very heavy task. So many locks had to be made. इसके obstacles को दूर करने के लिए बहुत सारे locks बनाने पड़े। इस कैनल में joint area डेवलप करना पड़ा। It was built across the Panama Canal and the colon by the United States of America, जिसमें से 8 किलोमीटर जो है दोनों तरफ का एरिया परचेज किया गया कैनल कमीशन के नाम पर। And this canal renamed under the USA for 85 years. क्योंकि USA ने इसका कंस्ट्रक्शन कराया था, तो ये 85 साल तक USA के कंट्रोल में था। Since 1st January 2000, the Panama City has established and its control over it. Panama City डेवलप हुई और इसने इस पर कंट्रोल कर लिया। The Panama Canal is 82 kilometer long, 12 kilometer deep cuts. The minimum depth is nearly 12 meter and the width is 90 meter. The biggest seaport of the canal is, sea part of the canal is 26 meter above the sea level. सबसे बड़ा हिस्सा है, और इस चैनल में, इस पूरे सिस्टम में, इस कैनल में बहुत सारे लॉक सिस्टम बनाए गए हैं। पहला है गॉटन लॉक, जो कि अटलांटिक साइड में है। फिर पेड्रोमिग्यू लॉक, जो कि मिडल में है। माइक्रा फ्लोर्स लॉक, जो कि पैसिफिक साइड में। बेसिकली 3 लॉक्स को बना करके इस पूरे कैनल सिस्टम को डेवलप किया गया है। तो थ्रू दीज लॉक्स द शिप्स क्रॉस द माउंटेनियस लैंड इजीली। इन लॉक्स की मदद से ही माउंटेनियस लैंड को पूरा क्रॉस करना आसान हो पाया। एंड बाइंग थ्रू दिस कैनल द डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 13,000 किलोमीटर शॉर्टेंड बिटवीन द न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को। न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच की दूरी इस कैनल के बनने की वजह से 13,000 किलोमीटर कम हुई है। केप हॉर्न रूट से होता हुआ आता था ये रूट। एंड अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 9,000 किलोमीटर फ्रॉम द न्यू ऑर्लियंस टू सैन फ्रांसिस्को, ये रिड्यूस हुआ है। 6,500 किलोमीटर का डिस्टेंस न्यूयॉर्क से सिडनी के बीच का डिफरेंस रिड्यूस हुआ है। 6,000 किलोमीटर बिटवीन न्यूयॉर्क टू वालपाराइसो चिली, ये भी बचा है। हालांकि इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अगर हम स्वेज कैनल के कंपैरिजन में देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है साउथ अमेरिका के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो होप यू गाइज अंडरस्टैंड द एंटायर ओशनिक वाटरवेज विद द कैनल Panama and Suez well.
In my next video, I will explain the air transport. Till then, thank you and have a nice day.